तो जब हम भारत में आज़ादी की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल शुरुआती दिनों में शुरू हुई। एक केस से जिसने हमारे अधिकारों को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। सोच कर देखिए, देश नया नया बना है, नया संविधान लागू हुआ है, पर हवा में ना एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा था। एक ऐसा सवाल जिस पर देश का पूरा भविष्य टिका था कि इस नए नए गणतंत्र में लिबर्टी या स्वतंत्रता का मतलब आखिर है क्या। और ये कोई फिलॉसफी की क्लास का सवाल नहीं था, नहीं, ये तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी पहली सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। तो साल था 1950। कहानी यहीं से शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ तो हमारा बिल्कुल नया सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ थे ए गोपालन, जिनकी अपनी आज़ादी दांव पर लगी हुई थी। और देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि सरकार के जाने माने आलोचक थे। तो समझ लीजिए कि संविधान में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे ना, उनका पहला असली टेस्ट अब होने वाला था। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम एक आइडिया के सफर पर चलते हैं, करीब 3 दशकों का सफर। हम देखेंगे कि कैसे 1950 में ए गोपालन केस में आज़ादी को बहुत ही छोटे संक्रेत दायरे में देखा गया, और फिर कैसे 28 साल बाद 1978 में मेनका गांधी केस तक आते आते वही आइडिया एक बिल्कुल क्रांतिकारी रूप ले लेता है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है ए गोपालन। उन्हें एक नए बहुत ही सख्त कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत पकड़ लिया गया था। अब गोपालन ने अपनी हिरासत को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क बहुत सीधा था कि सरकार को ये जो ताकत मिली है कि वो किसी को भी बिना वजह बताए जेल में डाल सकती है, ये ताकत ही गैर संवैधानिक है। तो अब सारी नजरें थी सुप्रीम कोर्ट पर। अब उन्हें तय करना था कि संविधान की किताब में लिखे शब्दों का आखिर मतलब क्या है। और ये फैसला सिर्फ गोपालन के बारे में नहीं था, नहीं, ये फैसला तो ये तय करने वाला था कि भारत के हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होगा। अब देखिए, पूरी कानूनी लड़ाई ना 2 फ्रेजेस पर आके टिक गई। एक तरफ था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमारे संविधान में लिखा है। इसका सीधा मतलब ये पूछा जा रहा था कि क्या सरकार सिर्फ इसलिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसने कानून बना दिया है, भले ही वो कानून कितना भी गलत क्यों ना हो, या फिर हमें अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाले आइडिया को अपनाना चाहिए। मतलब, क्या खुद कानून को भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होने का टेस्ट पास करना होगा। तो 6 जजों की बेंच बैठी, और जो फैसला आया वो 5-1 के भारी बहुमत से आया। इस एक फैसले ने आने वाले कई दशकों के लिए भारतीय कानून का रास्ता तय कर दिया। और सच कहूं तो ये वो फैसला नहीं था जिसकी उम्मीद ज्यादातर लोग कर रहे थे। अदालत ने पर्सनल लिबर्टी का मतलब बहुत ही सीमित कर दिया। फैसला ये आया कि आर्टिकल 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिखी है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शरीर की आज़ादी है। मतलब आप जेल में नहीं हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हुआ ये कि कोर्ट ने हमारे मौलिक अधिकारों को अलग अलग साइलोज या डिब्बों की तरह देखा। उनका कहना था कि अगर आर्टिकल 21 के तहत कानून का इस्तेमाल करके आपको एक डिब्बे में, मतलब हिरासत में डाल दिया गया है, तो फिर आपके दूसरे अधिकार जैसे आर्टिकल 19 में घूमने फिरने की आज़ादी, वो सब बेकार हो जाते हैं, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन इस 5-1 के बहुमत के शोर में एक अकेली आवाज भी थी। एक जज जो सहमत नहीं थे। उनकी असहमति को उस वक्त तो किसी ने नहीं सुना, पर उसी असहमति ने भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़ी संवैधानिक क्रांति के बीज बो दिए थे। ये थे जस्टिस फजल अली। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अधिकार अलग अलग डिब्बे नहीं हो सकते। उनका आइडिया उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जो किसी की आज़ादी छीनता है, उस कानून को खुद भी फेयर और जस्ट होना पड़ेगा। सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है। उनका मानना था कि बिना किसी ठोस वजह के किसी को हिरासत में रखना, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आत्मा को ही मार देता है। अब जस्टिस फजल अली का ये जो आइडिया था ना, ये करीब करीब 28 सालों तक एक तरह से सोया रहा। लेकिन फिर आया साल 1978। एक और लैंडमार्क केस सामने आया जिसने इस सोए हुए विचार को फिर से जगा दिया, और इस बार कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी। ये केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने गोपालन केस में दिए अपने ही 28 साल पुराने फैसले को पूरे तरह से पलट दिया। आखिरकार जस्टिस फजल अली की वो अकेली डिसेंट वाली आवाज सही साबित हुई। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक भूचाल था।
कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कोई भी मनमानी प्रक्रिया नहीं हो सकती। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो, मतलब मनमानी, सनकी या दमनकारी नहीं। इस एक लाइन ने सरकार की ताकत पर एक बहुत बड़ी लगाम कस दी। और यहीं से निकला गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। कोर्ट ने कहा कि 3 आर्टिकल्स 14, 19 और 21 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 यानी समानता, 19 यानी कुछ खास स्वतंत्रताएं और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। अब किसी भी कानून को जो आपकी आज़ादी पर असर डालता है, उसे इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो ठीक है, ये सब तो कानूनी बातें हो गईं, पर इसका असल मतलब क्या है? गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक का ये जो 28 साल का सफर है, इसका हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? इसे ऐसे समझते हैं, 1950 वाले गोपालन केस के हिसाब से आपके अधिकार आपको सिर्फ सरकार के एक्शन, मतलब एग्जीक्यूटिव के एक्शन से बचाते थे। लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस के बाद ये सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। अब ये आपको सिर्फ सरकारी एक्शन से नहीं, बल्कि खुद कानून से भी बचाता है। मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो अनफेयर हो, तो उस कानून को भी अब चैलेंज किया जा सकता है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है। ये कहानी है कि एक देश अपने नागरिकों को कितनी अहमियत देता है। इस सफर ने हमारे मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से निकालकर एक असली मजबूत ढाल बना दिया, जो हमें सरकार की मनमानी से बचाती है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक अकेली हिम्मत वाली आवाज भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है। गोपालन से मेनका गांधी तक का ये जो सफर हमने देखा, ये एक बात तो साफ करता है कि आज़ादी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका मतलब समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लिबर्टी का मतलब इतना बदल सकता है, तो आने वाले कल में इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा हमारी आज़ादी